हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और हिंदी मंथन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्यय को। अब ये अव्यय क्या है? अव्यय कुछ लोगों की माने तो ये हिंदी का बहुत ही कठिन से कठिन टॉपिक है। और जो हमारे बहुत कठिन टॉपिक में गिने जाते हैं उनमें से एक अव्यय को बताते हैं लोग। लेकिन आज के बाद आपको ये बिल्कुल भी कठिन लगने वाला नहीं है, ये मेरी गारंटी। बस आप वीडियो को पूरा देखें और जो पढ़ाया जाए पढ़ लें। और जैसा नहीं समझ में अगर आए तो एक बार दोबारा देखें, और यदि उस पर भी कुछ ना समझ में आए तो एक कमेंट कर दें। आपके हर प्रश्न का जवाब आपको निश्चित मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अव्यय को, बस कठिन को सरल बनाते हुए। तो अव्यय क्या है जानते हैं, आइए देखिए। अव्यय का अर्थ क्या लिखा हुआ है? अव्यय यानी कि खर्च करना, व्यय खर्च करना, और अव्यय जो खर्च ना हो। व्यय तो हम सब जानते हैं व्यय क्या होता है। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं ना, क्या होता है अव्यय। तो सबसे पहले जानते हैं कि अव्यय है क्या शाब्दिक अर्थ में। तो इसका व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, तो अव्यय का अर्थ हो गया जो खर्च ना हो। इसी तरह से अब इसे अविकारी शब्द भी कहते हैं। अब विकारी क्या होता है? विकार यानी कि जो परिवर्तन या बदलाव, उसे कहते हैं विकार। तो अविकारी क्या हो गया? जिसमें परिवर्तन या बदलाव ना हो। जिसमें परिवर्तन या बदलाव ना हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अविकारी। अब आते हैं हम अपनी अव्यय की परिभाषा पर। अव्यय की परिभाषा क्या कहती है कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। किसे कहेंगे? क्या क्या है देखिए, क्या क्या कहता है। कहता है कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण। अब ये लिंग, वचन, कारक, काल क्या है? ये तो सब जानते हैं हम लोग, हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि लिंग, वचन, कारक, काल ये सब क्या होता है। ये तो हम सबको ही पता होता है। तो इनके कारण जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ही ना हो, अर्थात जो हमारे अव्यय हैं उनमें किसी भी तरह से हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते, उन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। अब इसे और अच्छे समझते हैं। देखिए, सबसे पहला एक इसमें उदाहरण से हम बहुत अच्छे समझेंगे। क्या लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ। क्या लिखा है? मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका लिंग परिवर्तन करने पर ये क्या बनेगा? मैं यहाँ पढ़ती हूँ। क्या बना? पढ़ता का हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पढ़ती हो गया। तो हमारा लिंग परिवर्तन हो गया इसका। अब हम इसका वचन परिवर्तित करते हैं। वचन परिवर्तित कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मैं की जगह हमने क्या किया, हम कर दिया। और यहाँ पढ़ता की जगह कर दिया पढ़ते, क्योंकि एक वचन था यहाँ पर। अब हम जब इसका बहुवचन में बनाएंगे तो पढ़ता की जगह पढ़ते हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने इसका वचन भी परिवर्तित कर दिया। अब हम इसका काल परिवर्तन करके देखते हैं कि इसका काल कैसे परिवर्तित होगा। देखिए, ये हमारा जो वाक्य था कि मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ये किस में है? ये वर्तमान काल में। अब हम इसका भूतकाल अगर बनाएंगे तो क्या होगा? भूतकाल का हो जाएगा मैं यहाँ पढ़ता था। भूतकाल में हम था ही तो लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पढ़ता था। अब इसका भविष्यकाल भी बना के देख लेते हैं। तो भविष्यकाल मतलब हम आगे ये काम करेंगे जो काम होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पढ़ूँगा। क्या हो जाएगा हमारा? कि मैं यहाँ पढ़ूँगा। अब हमने दोस्तों देख लिया कि हम सब कुछ इसे बदल सकते हैं। क्या लिखा है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी शब्द बदल गए। हमने देखा ऊपर कि हम सारे शब्दों को बदल दिया हमने, लेकिन केवल एक शब्द है जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं बदला। और वो कौन सा है, बता सकते हैं आप? जी हाँ, वो है यहाँ शब्द। और ये यहाँ ही हमारा अव्यय है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज़ का कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने लिंग, कारक, काल सब चीज़ों का परिवर्तन करके देख लिया, लेकिन यहाँ में कोई भी परिवर्तन हमारा नहीं हुआ। तो यही हमारा क्या है? ये हमारा अव्यय है। तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अव्यय शब्द वही होते हैं कि जिनका हम कोई परिवर्तन कर ही ना पाए। अब आगे क्या कहता है कि अविकारी या अव्यय शब्द होते तो बहुत सारे हैं। क्या है?
बहुत सारे हैं जिन्हें हम 5 भागों में बांट दिया है हमने। अब बहुत सारे उन्हें पढ़ने के लिए कुछ तो हमें अलग करना ही पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इन्हें 5 भागों में बांट दिया। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये आवेकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा विस्मयादि बोधक, तीसरा निपात और चौथा समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। दोस्तों आपको यहाँ पर कई जगह निपात नहीं मिलता है, लेकिन ये निपात भी कभी कभी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये इसमें अव्यय में ही आता है, तो हम इसे भी आज पढ़ने वाले हैं। हम कोई भी चीज़ अपनी छोड़ने वाले नहीं हैं, जिससे कि हमें अगर परीक्षा में कुछ भी आ जाए हमारे सामने तो हम उसको पूरा का पूरा हल कर पाएँ। तो अब इन पाँचों को ध्यान से पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। साथियों इसे ज़रा ध्यान से आप पढ़ें क्योंकि क्रिया विशेषण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जितने भी हमारे अव्यय हैं उसमें क्रिया विशेषण का कुछ अलग रोल रहता है। बाकी सब तो उतने ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन क्रिया विशेषण से अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी तो इसमें से एक एक नहीं, दो दो तीन तीन प्रश्न भी पूछ लेता है। तो क्या है ये क्रिया विशेषण, आइए पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण, ध्यान से पढ़िएगा, कि ऐसे शब्द जो क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब कि जो शब्द क्रिया की या तो विशेषता बताएंगे या विशेषण की विशेषता बताएंगे या फिर अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम उदाहरण से बहुत अच्छे से देखिए समझते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कैसे हम पहचानेंगे। क्या होता है, देखिए पहले हमने क्या लिया, उदाहरण लिया, रमेश तेज दौड़ता है। क्या कहता है कि रमेश तेज दौड़ता है। देखिए बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि दौड़ता है ये क्या है, हमारी क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या है, तेज दौड़ना। रमेश की विशेषता है दौड़, रमेश की विशेषता नहीं है, ये दौड़ने की विशेषता है तेज, तो ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। तो अभी हमने पहला पढ़ा था कि जो क्रिया की विशेषता बताए, तो ये हो गई हमारी क्रिया की विशेषता। अब दूसरा उदाहरण है हमारा, सीता बहुत सुंदर लिखती है। इसमें देखिए क्या क्या है, सीता बहुत सुंदर लिखती है। अब ये लिखती है क्रिया हो गई हमारी, सुंदर ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया, लिखने की विशेषता सुंदर है। अब ये बहुत शब्द और जुड़ गया इसमें, मतलब बहुत है, कम है, कैसा है, तो ये हमारा क्रिया विशेषण की भी विशेषता इसने बता दी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण की भी विशेषता इस क्रिया विशेषण बहुत ने बताई। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण की भी क्रिया विशेषण विशेषता जो बताएं उन्हें वो अव्यय कौन सा है, तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि ये बहुत शब्द जो है ये हमारी क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ऐसे ही देखते दूसरा और अगला क्या है हमारा, कि सेब बहुत मीठे हैं। अब मीठा इसमें क्या है, विशेषण है। सेब की विशेषता क्या है, मीठा होना, और मीठा क्या है, विशेषण है, और विशेषण की विशेषता किसने बताई, बहुत ने। अब मीठे तो कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, थोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बता रहा है बहुत मीठे हैं, तो इस बहुत शब्द में क्या हो गया, ये विशेषण की भी विशेषता बताने लगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा क्रिया विशेषण। इसी तरह से वह धीरे धीरे चलता है, चलना हमारी क्रिया, और इस चलने की विशेषता बताई धीरे धीरे। अब वह कैसा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, जल्दी चल रहा है, तो ये इसकी विशेषता बताई धीरे धीरे शब्द ने। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्रिया विशेषण। तो साथियों उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से क्रिया विशेषण तो समझ में आ चुका होगा। अब इस क्रिया विशेषण को भी हमने 4 भागों में बांट रखा है, इसे भी 4 भागों में बांटा जाता है। अब इन चारों को हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है, अर्थ के आधार पर। साथियों इसे बहुत आधारों पर बांटा गया है, लेकिन हमारी परीक्षाओं में केवल अर्थ के आधार पर ही अधिकांशतः पूछता है, और वैसे तो ये इसके आधार पर भी ना पूछकर केवल क्रिया विशेषण को ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, तो इसीलिए हम इसे भी पढ़ने वाले हैं।
बाकी जो हमारे काम का नहीं है उसे हम अपना समय खराब उसमें नहीं करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, क्रिया कौन सा होता है, कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। अब ये सब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे अगर हम इनके अर्थ को जान लें। काल का मतलब समय, स्थान का मतलब स्थान, परिमाण यानी कि मापतौल और रीति यानी कि प्रकार या ढंग। बस अब हमें ये सब कुछ समझ में आने वाला है कि कौन सा वाक्य हमारा किस वाले क्रिया विशेषण में जाएगा। सबसे पहले यही ध्यान रखना है, कालवाचक का मतलब है समय। ठीक है, आगे देखते देखिए उदाहरण से और अच्छे समझते हैं। पहला उदाहरण हमने लिया, तुम ऊपर जाओ। क्या है, तुम ऊपर जाओ। अब ये ऊपर शब्द जो है, आप ये बताइए क्या इसमें क्या आएगा, किसी स्थान से, क्या समय की कुछ हमें बता रहा है? ये ऊपर कोई समय होता है? नहीं है। क्या मापतौल इससे हमें पता चल रही है? नहीं है। किसी प्रकार या ढंग का पता चल रहा है? नहीं है। तो ये हमारा शब्द क्या है, ऊपर, नीचे, इधर उधर, ये सब हमारे स्थान ही तो हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्थानवाचक। ये कौन सा हो गया हमारा क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कहता है, वह दूध थोड़ा लाया। इसमें थोड़ा क्या बताया इसने, कि मात्रा बताइए ना कुछ, कि थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, बहुत है। ये सब किस में आते हैं, ये मापतौल वाली चीज़ें हैं ना। तो ये किस में आएंगे, परिमाण में। तो ये हमारा क्या हो गया, मापतौल किस में था, परिमाणवाचक में। तो ये हमारा आ गया परिमाणवाचक। ये हमारा कौन सा क्रिया विशेषण हो गया, परिमाणवाचक। अगला है, मैं अभी आया हूँ। मैं अभी आया हूँ। अभी 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 क्या बताता है, हमें समय का बता रहा है ना, हमारे लिए समय का ज्ञान करा रहा है। तो ये समय किस में आ जाएगा, कालवाचक में। तो ये कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला आता है, वह अचानक आ गया। अब अचानक एकदम, ये तो कोई प्रकार ढंग हुआ, ये ना तो ये समय में आ रहा है, ना स्थान में आ रहा है, ना मापतौल में आ रहा है। तो बाकी का क्या बचा हमारा, रीतिवाचक। तो ये हमारा क्या हो गया, रीतिवाचक। मतलब आने का तरीका है उसका, कोई अचानक भी आ सकता है, कह कर भी आ सकता है, बता कर भी आ सकता है, या पूछ कर आ सकता है, बिना पूछे आ सकता है। ये सब एक रीति या ढंग है। तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, रीतिवाचक में। अगला है, मैं यहाँ पढ़ता हूँ। अब यहाँ शब्द से हमें क्या हो रहा है, हमें किसी स्थान का ही तो पता चल रहा है कि मैं यहाँ पढ़ूंगा या वहाँ पढ़ूंगा या कहाँ पढ़ूंगा। ये सब हमें क्या बताते हैं, ये हमें स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे है, तुम अब जा सकते हो। अब मतलब है कि काल का बता रहा है हमें, कि हमें अभी किस समय काम करना है, अभी करना है, बाद में करना है, कल करना है, परसों करना है, कब करना है। तो ये हमें समय की तो बात बता रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कालवाचक। आगे है, सुरेश ध्यान से चलता है। अब ध्यान से चलना क्या है, ये किस में आ जाएगा हमारा, रीतिवाचक में। अगर आपको वैसे ना समझ में आए तो ध्यान ये देख लीजिएगा, ना तो ये समय है, ना स्थान है, ना परिमाण है। तो बाकी क्या बचा, रीतिवाचक। तो ये हमारा रीतिवाचक है। इसी तरह से मोहन अधिक खाना खाता है। ये अधिक, कम, ज़्यादा, ये सब हमारे परिमाण में आते हैं। तो ये हमारा हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये क्रिया विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों, कुछ लोग इसे बहुत ही घुमा फिरा के ऐसे वैसे तरीके से बताते हैं जिससे कि लगता है कितना कठिन हो जाएगा। आप यकीन माने, जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे भी इतना कन्फ्यूजन था कि किस में क्या आएगा, क्या होगा। लेकिन ये आपको आज आपके सामने इतना सरल तरीके से मैंने रखा है कि शायद आपको देखते ही समझ में आ जाए कि सरल भाषा में हम इसको कैसे बता सकते हैं और हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं कि ये कौन सा है। इसके बाद आता है हमारा विस्मयादि बोधक। अब ये विस्मयादि बोधक तो हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं। कैसा, कि जिसमें इसमें वे अव्यय आते हैं जिनमें खुशी, हैरानी, घृणा, डर और दुख आदि प्रकट होते हैं। क्या होता है, वे शब्द होते हैं जिनसे खुशी, हैरानी, घृणा, डर, दुख आदि प्रकट होते हैं। जैसे कि वाह, ओ, अरे, हाय, छी आदि। ये शब्द हमें सब किसमें मिलेंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय में। अगर ये शब्द हमें कहीं देखने को मिल जाते हैं, हम बिना सोचे समझे लगा सकते हैं कि वे ये कौन से अव्यय हैं,
ये है हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय। उदाहरण देखिए कैसे, क्या लिखेंगे। वाह कितना सुंदर दृश्य है। छी वह कितना गंदा है। काश मेरे पास भी बंगला होता। ए ये क्या कर रहे हो। ये देखें हमने, ये सारे हमारे वाक्य जो हैं ये क्या है, हमारे विस्मयादिबोधक अव्यय में आएंगे। तो ये तो पहचानना बहुत ही आसान हो, शायद सभी इसे पहचान भी लेते हैं। इनके आगे इनकी पहचान कि इनके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा मिलता है हमें। तो ये हमारा हो गया विस्मयादिबोधक। अब हम आते हैं अपने निपात पर। ये निपात क्या है, निपात को कैसे समझें। तो देखिए दो इसमें दिए हुए हैं वाक्य। पहला है श्याम लिख रहा है। क्या है, श्याम लिख रहा है, सिंपल सा वाक्य है। अब यहीं पर हमने लिख दिया श्याम ही लिख रहा है। श्याम ही लिख रहा है मतलब श्याम ही लिख रहा है, कोई और नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर हमने इस पर श्याम पर जोर डालने के लिए ये ही शब्द लिख दिया। ये ही हमारा निपात है। क्या कहता है कि किसी वाक्य में कुछ विशेष प्रकार का बल भरने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये शब्द ही निपात कहलाते हैं। मतलब है कि किसी वाक्य में यदि हम चाहते हैं कि एक विशेष बल हमें देना है जिस बात पर, तो कुछ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं और वे शब्द ही हमारे निपात कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से शब्द होते हैं, ही, भी, मात्र, केवल, तक, सिर्फ आदि। ये सब क्या है, ही, भी, मात्र, केवल, तक, सिर्फ आदि। ये सब हमारे शब्द क्या हैं, ये सब हमारे निपात हैं। उदाहरण देखिए कि राजेश भी खेल रहा है। मतलब इसका क्या होगा कि और बच्चे तो खेल रहे हैं, साथ में राजेश भी खेल रहा है। मतलब ये है कि राजेश के खेलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन राजेश भी खेल रहा है। अब यहाँ पर ये भी शब्द जो हमने इसमें जोर डालने के लिए लगाया, यही तो हमारा निपात है। इसी तरह से मेरे पास मात्र 5 रुपए हैं। मात्र 5 रुपए हैं और ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर ये मात्र हमारा जो है ये हमारा हो गया निपात। मोदी जी को बच्चे तक जानते हैं। बच्चे तक जानते हैं मतलब अगर हम ये लिख देते बच्चे जानते हैं तो ये उतना बल नहीं भरता। हमने लिख दिया बच्चे तक जानते हैं। अब जहाँ तक ये शब्द आ गया तो ये हमारा इसमें विशेष बल भर रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया निपात। आगे है उसे आज जाना ही पड़ेगा। अगर हम केवल कहते उसे आज जाना पड़ेगा तो उतना जोर देकर नहीं होता। अब हमने लिख दिया उसे आज जाना ही पड़ेगा, मतलब हमने आज इस पे बहुत जोर दे दिया कि आज उसे जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये ही शब्द ये हमारा निपात हो गया। आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी, मात्र, तक, ही आदि शब्द विशेष बल भर रहे हैं, यही हमारे निपात कहलाते हैं। अब हम आते हैं अपने समुच्चयबोधक अव्यय पर। चौथा हमारा कौन सा है, चौथा हमारा अव्यय है समुच्चयबोधक अव्यय। आइए इसे भी देखते हैं कि ये समुच्चयबोधक क्या होता है। समुच्चयबोधक में क्या क्या आता है। तो ये कहता है कि दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। अर्थात कि अगर हम दो वाक्यों को किसी भी शब्द से जोड़ रहे हैं या फिर दो शब्दों को भी जोड़ रहे हैं, उन्हें ही हम अव्यय कहेंगे। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ें या दो शब्दों को जोड़ें, तो उन जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चयबोधक का मतलब ही होता है जोड़ने का वाला। समुच्चयबोधक का मतलब जोड़ने वाला। तो ये हमारा क्या हो गया, समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कि सलोनी खेल रही है और मालिनी पढ़ रही है। क्या लिखा है, सलोनी खेल रही है और मालिनी पढ़ रही है। अब यहाँ पर हमने ये और शब्द से इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। ये दो वाक्य अलग अलग हैं, दोनों वाक्य पूरे हैं, और इनको हमने क्या किया, उठा के और शब्द लगा के इन्हें जोड़ दिया। अब इसी और को हम समुच्चयबोधक अव्यय कहेंगे। दूसरा देखिए, राजू और राधा खेल रहे हैं। अब यहाँ तो हमने दो वाक्यों को जोड़ा था ऊपर, लेकिन आगे हमने दो शब्दों को जोड़ा। जैसे राजू और राधा दो अलग अलग शब्द ही तो हैं, इन दोनों को हमने और से जोड़ दिया और खेल रहे हैं। तो ये और आ गया यहाँ पर भी, यही हमारा समुच्चयबोधक अव्यय हो गया। आगे है विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसे हमने केवल क्योंकि से जोड़ दिया। विद्यार्थी जीवन अच्छा है क्योंकि
इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब क्योंकि जो हमने ये लगाया ये शब्द, यही हमारा समुच्चय बोधक हो गया। मोहन ने कहा कि वह कल चला जाएगा। मोहन ने कहा कि वह कल चला जाएगा। अब यहाँ पर हमने कि शब्द से ये जोड़ दिया दोनों वाक्यों को, तो ये हमारा समुच्चय बोधक हो गया। राधिका बीमार है लेकिन वह स्कूल गई है। अब यहाँ पर क्या है कि लेकिन शब्द जो आया, इससे ही हमने इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये लेकिन भी हमारा समुच्चय बोधक हो गया। तो ये जोड़ने वाले जितने भी शब्द होते हैं यही हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। लेकिन इसके भी दो भेद होते हैं। अब कौन से भेद है इसके? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक का अर्थ है समान रूप से। समानाधिकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक यानी कि समान रूप से। क्या कहता है कि जो समान रूप से दोनों को जोड़ें उसे ही हम समानाधिकरण कहेंगे। जैसे कि राधा और रश्मि भोजन कर रही हैं। क्या है? राधा और रश्मि भोजन कर रही हैं। और शब्द हमने लगाया, मतलब हमने राधा और रश्मि को जोड़ दिया। इसी तरह से मोहन बाजार गया तथा सोहन खेल रहा है। मोहन बाजार गया तथा सोहन खेल रहा है। यहाँ पर तथा से हमने इन दोनों को समान रूप से जोड़ दिया, इन दोनों को समान रूप से जोड़ा है। अब क्या कहता है कि इन वाक्यों में और तथा समान रूप से वाक्यों को बांट रहे हैं। और तथा समान रूप से वाक्यों को बांट रहे हैं, मतलब ये और तथा जो हमने यहाँ पे लगाए हैं ये समान रूप से बांट रहे हैं वाक्यों को। लेकिन अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है? इसका अर्थ होता है जो समान रूप से ना बांटे। ठीक है, इसमें तो हमने कहा कि समानाधिकरण में समान रूप से बांट देते हैं शब्द, लेकिन व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होता है कि जो समान रूप से ना बांटे। इसमें यद्यपि, क्योंकि, की, ताकि आदि शब्द मिलते हैं। क्या होता है? इन्हें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यधिकरण में हमें ये शब्द मिलेंगे और समानाधिकरण में हमें ये शब्द मिलेंगे, और तथा इस तरह के। अभी आगे आपको और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। क्या लिखा है देखिए उदाहरण में कि सोहन नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया है। अब इसमें आपने देखा, क्योंकि इसमें दो वाक्य तो हैं लेकिन ये पूरे नहीं हैं। सोहन नहीं गया, अब क्यों नहीं गया? क्योंकि आगे उसने कारण बताया, क्योंकि वह कल जाकर आया है। तो यहाँ पर हमारा क्योंकि है, ये हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। इसी तरह से सानिया ने बताया कि कल साहिल का जन्मदिन है। अब सानिया ने क्या बताया? पहले सेंटेंस में हमें पता ये चला ही नहीं कि सानिया ने बताया क्या। तो सानिया ने बताया कि कल साहिल का जन्मदिन। अब हमने जो कि शब्द जोड़ा ये हमारा हो गया व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे ही राजन ने बता दिया ताकि पूजा को बुरा ना लगे। क्या लगे? राजन ने बता दिया। क्या बता दिया? पता नहीं चला क्या बता दिया, तो हमने जोड़ा ताकि पूजा को बुरा ना लगे। तो ये इन उदाहरणों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यहाँ दो वाक्य तो हैं पर एक अधूरा वाक्य है, जबकि समानाधिकरण में दो पूरे वाक्य मिलते हैं। अब इन दोनों की पहचान हमें क्या मिल गई कि समानाधिकरण में दो पूरे वाक्य मिलते हैं, जबकि व्यधिकरण में हमें एक वाक्य अधूरा मिलता है। एक वाक्य पूरा मिलेगा और एक वाक्य हमारा अधूरा होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी अव्यय पर, जो है संबंध बोधक अव्यय। ये क्या कहता है कि संबंध बोधक अव्यय में कुछ विशेष प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, की ओर, से पहले आदि। ये शब्द हमें ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि इनके बिना तो काम चलना ही नहीं है। क्योंकि जहाँ पर हमें ये शब्द मिलेंगे हम तुरंत लगा देंगे कि ये संबंध बोधक अव्यय है। तो बस हमें ये शब्द अपने याद रखने हैं कि कौन कौन से। के बाद, के नीचे, के ऊपर, के दाएं, के बाएं, की ओर और से पहले। बस इतने से शब्द याद करिए और हमारा संबंध बोधक अव्यय तैयार हो गया। जैसे कि उदाहरण दिया है, सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। अब से आगे आ गया हमारा, मतलब यहाँ पर संबंध बोधक है। ये संबंध तो बताता है लेकिन संबंध अलग तरह के होते हैं। ये कि सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। कौआ दीवार के ऊपर बैठा है। कौआ दीवार के ऊपर बैठा है। गांव के पूर्व की ओर तालाब है।
तालाब तो है, तालाब का गांव का संबंध है, लेकिन कहाँ है वह? पूर्व की ओर है। तो क्या है? की ओर, ये शब्द आ गया। आगे है गांव के पीछे नदी बहती है। गांव के पीछे नदी बहती है। संजीव से पहले संजीत पहुंच गया। तो इन सब में हमने देखा ये सारे शब्द लगे हुए थे, यही हमारे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। लेकिन हमें ये भी याद रखना, साथ ही में हमें ये ध्यान रखना है कि ये शब्द किसी भी तरह से बदले नहीं जा सकते, इनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, देखा आपने कितनी आसानी से हमने आज अव्यय को पूरा अच्छे से पढ़ लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसके बाद आपका अव्यय का कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। और हर परीक्षा में लगभग अव्यय से एक प्रश्न बनता है, और परीक्षाएं हमारे सिर पर हैं, तो हमें तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इस तरह पढ़ना है कि हमारी समझ में अच्छे से आ जाए। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मुझे लगता है शायद एक टॉपिक अगर हम एक बार में अपना पूरा ख़त्म कर लें तो हमारा पढ़ना बहुत ही ज़्यादा सफल हमें लगता है। जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी लगता था कि मेरा एक टॉपिक एक बार में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोबारा से पढ़ने के लिए फिर से बहुत सारा पहले का देखना पड़ता है कि क्या पढ़ा हमने इसमें। तो मेरा पूरा ये रहता है कि मैं एक बार में आपको अच्छे से पूरा टॉपिक कवर करा दूँ। और आप अगर देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से, कितनी आसानी से आपको ये समझ में आ चुका है। और साथियों, इसी तरह से पूरा वीडियो आप देखा करें, तभी आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और यदि समझ में आता है तो कृपया करके एक कमेंट भी कर दें, जिससे कि पता चले कि आपको पढ़ाने का ढंग, तरीका, ये सब समझ में आ रहा है। तो साथियों, इसी तरह से एक और बढ़िया से टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं कुछ समय के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।